तुगलक वंश की पूरी गाथा युद्धों, विजयों और पराजयों से गुंथी हुई है। इस वंश के शासकों ने जिस समय सत्ता संभाली, वह भारत में अस्थिरता और विद्रोहों का युग था। गयासुद्दीन तुगलक से लेकर महमूद तुगलक तक सभी शासकों को अपनी गद्दी बचाए रखने के लिए तलवार थामनी पड़ी। गयासुद्दीन तुगलक ने जब सत्ता संभाली तो दिल्ली सल्तनत में अव्यवस्था थी। उसने सबसे पहले सीमावर्ती आक्रमणकारियों से लोहा लिया। बंगाल और वारंगल के अभियान में उसने सफलता प्राप्त की। उसके समय में मंगोलों ने पंजाब और सिंध की सीमा पर कई बार आक्रमण किया, लेकिन गयासुद्दीन ने अपनी वीरता और किलेबंदी से उन्हें पराजित कर दिया। इसी कारण उसे मलिक गाजी की उपाधि भी दी गई। उसके बाद आया मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके जीवन में युद्ध और पराजय एक दूसरे के साथी बन गए। उसने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का स्वप्न देखा और इस स्वप्न को साकार करने के लिए लगातार अभियान चलाए। दक्षिण भारत उसके लिए विशेष महत्व रखता था। वारंगल, मदुरै और काकतीय राज्य को उसने अपने नियंत्रण में ले लिया, लेकिन यह विजय स्थायी न रह सकी। दक्षिण के शासकों और स्थानीय जनता ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। दौलताबाद की राजधानी योजना इसी कारण असफल हुई। मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान और इराक पर चढ़ाई की भी योजना बनाई थी, परंतु ये कभी पूरी न हो सकी। उसने कहा जाता है कि लाखों की सेना इस उद्देश्य से इकट्ठी की, परंतु भोजन और साधनों की कमी से उसका अभियान बिना युद्ध लड़े ही समाप्त हो गया। यही नहीं, गुजरात, सिंध और बंगाल में उसके विरुद्ध विद्रोह फूट पड़े, जिन्हें दबाने में उसे भारी क्षति उठानी पड़ी। उसकी सबसे बड़ी पराजय देवगिरी, दौलताबाद से जुड़ी थी। जब उसने राजधानी वहां स्थानांतरित की तो जनता और सैनिक दोनों थक गए। अनेक लोग रास्ते में ही मर गए। स्थानीय मराठा सरदारों ने इस अवसर का लाभ उठाकर स्वतंत्रता की चिंगारी जलाई। इस प्रकार उसका दक्षिण अभियान विफलता का प्रतीक बन गया। फिरोज शाह तुगलक युद्ध के बजाय शांति और निर्माण कार्यों में अधिक विश्वास रखता था। फिर भी उसे कई बार विद्रोहियों से लोहा लेना पड़ा। बंगाल, सिंध और दक्षिण में विद्रोह भड़क उठे, लेकिन उसने कूटनीति और कभी कभी कठोरता से उन्हें शांत किया। उसकी नीति ये थी कि यदि कोई शासक उसकी अधीनता स्वीकार कर ले तो उसे उसके राज्य का शासक बने रहने दिया जाए। इसी नीति के कारण वह बड़े युद्धों से बचा रहा। उसकी सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि नगरीय और ग्रामीण भारत में शांति और व्यवस्था की स्थापना रही। फिरोज शाह ने स्वयं को सुल्तान आदिल अर्थात न्यायप्रिय शासक कहलाना पसंद किया। उसने कई बार कहा कि उसका शासन प्रजा की भलाई के लिए है। यद्यपि उसने जजिया कर लगाकर हिंदू जनता को बोझिल किया, फिर भी उसकी निर्माण योजनाओं ने उसे प्रजा का प्रिय बना दिया। लेकिन वंश के अंतिम शासक महमूद तुगलक तक आते आते दिल्ली सल्तनत की शक्ति समाप्त होने लगी। बंगाल, गुजरात, मलवा और दक्षिण पहले ही अलग हो चुके थे। अब दिल्ली केवल एक प्रांत का नगर बनकर रह गया। इसी बीच तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ। 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर धावा बोला। महमूद तुगलक इस आक्रमण का सामना न कर सका और दिल्ली लूट व विनाश का केंद्र बन गई। तैमूर की सेना ने हजारों लोगों की हत्या की और राजधानी को राख में बदल दिया। इस प्रकार तुगलक वंश की पराजय का सबसे बड़ा प्रतीक यही आक्रमण था। तैमूर की विजयों ने ये सिद्ध कर दिया कि तुगलक वंश की शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। दिल्ली की गद्दी पर महमूद तुगलक नाम का शासक तो बैठा था, लेकिन वास्तव में उसकी सत्ता केवल नामात्र की रह गई थी। इसके बाद सैयद वंश का उदय हुआ और तुगलक वंश इतिहास के पन्नों में खो गया। तुगलक वंश की देन की बात करें तो ये कहना उचित होगा कि इस वंश ने भारत को कई प्रयोग दिए। गयासुद्दीन ने मजबूत किलेबंदी का आदर्श प्रस्तुत किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने आर्थिक और प्रशासनिक प्रयोग किए और फिरोज शाह ने निर्माण कार्यों, नहरों और संस्थाओं का विकास किया। इस वंश ने दक्षिण और उत्तर भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। सांस्कृतिक दृष्टि से इसकी सबसे बड़ी देन स्थापत्य कला और साहित्य का विकास रहा। तुगलक की इमारतें आज भी दिल्ली में शक्ति और अनुशासन का प्रतीक बनी खड़ी है। बर्नी और अफीफ जैसे इतिहासकारों की रचनाएं इस वंश की धरोहर हैं। इब्न बतूता की यात्रा वर्णन ने इसे विश्व स्तर पर प्रसिद्ध किया। उपाधियों की दृष्टि से गयासुद्दीन को न्यायप्रिय शासक माना गया। मोहम्मद बिन तुगलक को ख्वाबों का बादशाह कहा जा सकता है, जिसने स्वप्न तो बड़े देखे लेकिन उन्हें पूरा न कर सका। फिरोज शाह को प्रजा ने निर्माण का सुल्तान कहा। महमूद तुगलक इतिहास के पन्नों में केवल एक कमजोर शासक के रूप में याद किया गया।
इस प्रकार युद्ध, उपाधियां और साम्राज्य की देन ये सब मिलकर तुगलक वंश का वास्तविक स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। ये वंश अपने भीतर विरोधाभासों का घर था, जहां शक्ति भी थी और दुर्बलता भी, जहां निर्माण भी था और विनाश भी, जहां स्वप्न भी थे और असफलता भी। तुगलक वंश का सबसे रोचक पहलू उसकी प्रशासनिक और आर्थिक नीतियों में छिपा है। ये वंश सत्ता की मजबूती और साम्राज्य के विस्तार के लिए प्रशासनिक ढांचे को जितना जटिल बनाता गया, उतना ही यह कभी कभी अपनी ही नीतियों का शिकार भी हो गया। गयासुद्दीन तुगलक ने जब सत्ता संभाली थी, तब सल्तनत के खजाने खाली थे और प्रजा विद्रोहों से त्रस्त थी। उसने सबसे पहले राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया। उसके शासन में भूमि पर कर वसूली को व्यवस्थित किया गया और कृषकों को प्रोत्साहित किया गया कि वे उत्पादन बढ़ाएं। गयासुद्दीन न्यायप्रिय माना जाता था, इसलिए उसने अत्याचार कम करने की कोशिश की। लेकिन असली कहानी शुरू होती है उसके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक से। यह शासक प्रशासनिक दृष्टि से जितना विद्वान और दूरदर्शी था, उतना ही उसकी नीतियां व्यवहार में असफल हो जाती थी। उसका पहला बड़ा प्रयोग था राजधानी का स्थानांतरण। उसने दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी राजधानी ले जाने का आदेश दिया। उसका मानना था कि दौलताबाद भारत के बीचों बीच है, वहां से उत्तर और दक्षिण पर नियंत्रण आसान होगा, साथ ही मंगोल आक्रमण से भी सुरक्षा रहेगी। परंतु ये योजना जनता पर भारी पड़ गई। हजारों लोग दिल्ली से दौलताबाद जाते समय भूख, प्यास और थकावट से मर गए। इससे जनता में असंतोष फैल गया। दूसरा बड़ा प्रयोग था टोकन मुद्रा। उस समय सोने चांदी की कमी हो रही थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने चांदी की जगह तांबे और पीतल के सिक्कों को कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। उसका विचार था कि जब राज्य इसे मान्यता देगा तो जनता भी इन्हें स्वीकार करेगी। परंतु नियंत्रण की मजबूत व्यवस्था न होने के कारण लोग घर घर में नकली सिक्के ढालने लगे। परिणाम ये हुआ कि बाजार में असली और नकली का भेद मिट गया और राज्य का खजाना लगभग खाली हो गया। यह आर्थिक प्रयोग पूरी तरह असफल हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कर प्रणाली में भी बदलाव किए। उसने दोआब क्षेत्र गंगा यमुना के बीच की उपजाऊ भूमि पर कर की दरें अत्यधिक बढ़ा दी। उसका उद्देश्य था राज्य की आय बढ़ाना, परंतु उस समय अकाल पड़ गया और किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। भूखे किसान कर नहीं चुका पाए तो उनके ऊपर कठोर दंड लगाए गए। इससे किसानों ने विद्रोह कर दिया और कई इलाकों में अराजकता फैल गई। उसकी एक और योजना थी सैनिकों को खिलाने और बसाने की। उसने हजारों सैनिकों को भूमि देकर कहा कि वे खेती करें और युद्ध के समय सेना में शामिल हो। ये योजना भी सफल न हो सकी क्योंकि सैनिक खेती में रुचि नहीं रखते थे और किसान सैनिक बनकर जीवन नहीं जी सकते थे। फिरोज शाह तुगलक ने जब सत्ता संभाली तो वह इन असफल प्रयोगों से सबक लेकर अपेक्षाकृत व्यवहारिक नीतियां अपनाता है। उसने प्रजा पर कर तो बढ़ाए, लेकिन उन्हें व्यवस्थित और स्थायी रूप में लागू किया। उसने भूमि पर कर, सिंचाई कर और जजिया कर वसूला। भूमि पर कर आमतौर पर उपज का एक हिस्सा होता था, सिंचाई कर नहरों के रखरखाव के लिए था और जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने नहरें खुदवाकर सिंचाई की व्यवस्था की। उसने कहा कि जब किसान को पानी मिलेगा तो उत्पादन बढ़ेगा और राज्य की आय भी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी। यही कारण है कि उसके शासन में कृषि उत्पादन अपेक्षाकृत बढ़ा और जनता को थोड़ी राहत मिली। मुद्रा व्यवस्था के क्षेत्र में उसने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। उसने नकली सिक्कों की समस्या को नियंत्रित करने का प्रयास किया और पुराने सिक्कों को वापस बुलाकर नए सिक्के जारी किए। प्रशासनिक दृष्टि से तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत की नींव को और गहरा किया। सुल्तान के अधीन कई विभाग बनाए गए, न्याय, वित्त, सेना और गुप्तचर विभाग। अमीर और उमरा दरबार में प्रभावशाली थे, परंतु सुल्तान की शक्ति सर्वोच्च थी। फिरोज शाह तुगलक ने गुलाम प्रथा को भी बढ़ावा दिया। उसके पास हजारों गुलाम थे जिन्हें वह प्रशासन, कृषि और निर्माण कार्यों में लगाता था। यह उसकी प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा था ताकि मजदूरी का खर्च बचाया जा सके। लेकिन धीरे धीरे यही गुलाम वर्ग आगे चलकर विद्रोह और असंतोष का कारण बना। महमूद तुगलक के समय तक आते आते प्रशासनिक ढांचा इतना ढीला हो चुका था कि प्रांतों के गवर्नर स्वतंत्र होने लगे। बंगाल, गुजरात, मलवा और दक्कन में स्वतंत्र सल्तनतें बन गईं। इस प्रकार प्रशासनिक और आर्थिक नीतियों की दृष्टि से तुगलक वंश एक विरोधाभासी कहानी कहता है। जहां एक ओर मोहम्मद बिन तुगलक ने नए नए प्रयोग किए, वहीं दूसरी ओर फिरोज शाह ने स्थिरता और व्यवहारिकता को प्राथमिकता दी।
आज जब इतिहासकार इस युग को देखते हैं तो वे कहते हैं कि तुगलक वंश ने प्रशासनिक ढांचे को और गहरा किया, लेकिन अपनी असफल नीतियों के कारण वह जनता का विश्वास खो बैठा। उसकी सबसे बड़ी देन ये रही कि उसने भारतीय शासन व्यवस्था को प्रयोगों और सुधारों के माध्यम से एक नया रूप दिया, भले ही कई प्रयोग असफल रहे। तुगलक वंश की कहानी केवल युद्धों, राजधानी और प्रशासनिक प्रयोगों तक सीमित नहीं थी, उसके पीछे वैवाहिक संबंधों और व्यापारिक सांस्कृतिक संपर्कों की भी गहरी परतें थीं। जब गयासुद्दीन तुगलक ने सत्ता संभाली, उस समय दिल्ली सल्तनत के चारों ओर कई छोटे बड़े राज्य थे। सत्ता को स्थिर बनाए रखने के लिए केवल तलवार ही नहीं, बल्कि रिश्तेदारी के बंधन भी आवश्यक थे। गयासुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह एक प्रमुख उमरा के घराने में कराया, जिससे दरबार में विश्वास और सहयोग की स्थिति बनी। उसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने भी विवाह संबंधों का उपयोग राजनीतिक स्थिरता के साधन के रूप में किया। दक्षिण के कुछ राजाओं और स्थानीय सरदारों से संबंध सुधारने के लिए शाही विवाह का सहारा लिया गया, यद्यपि यह स्थायी शांति नहीं ला सका। फिरोज शाह तुगलक के समय विवाह संबंधों का महत्व और बढ़ गया। उसने अपने बेटों और बेटियों का विवाह दरबारी सरदारों, उमरा और प्रमुख मुस्लिम घरानों में किया। यह नीति इस उद्देश्य से थी कि साम्राज्य के भीतर विरोधी गुट आपस में मिल जाएं और शाही सत्ता पर संकट न आए। किंतु वास्तविकता ये थी कि इन विवाहों से राजनीतिक स्थिरता बहुत अधिक नहीं आई, क्योंकि क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं विवाह बंधनों से बड़ी सिद्ध होती थी। विदेशी व्यापार की दृष्टि से तुगलक वंश का युग अत्यंत जीवंत था। दिल्ली पहले से ही एशियाई व्यापार का केंद्र बन चुकी थी। यहाँ मध्य एशिया, अरब, ईरान और चीन से व्यापारी आते थे। घोड़े, रेशमी वस्त्र, कांच के सामान और कीमती धातुएं बाहर से आती, जबकि भारत से मसाले, कपास, चीनी और जवाहरात विदेश जाते। गुजरात और बंगाल के बंदरगाह इस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अग्रणी थे। खंभात, सूरत, थाने और बंगाल के बंदरगाहों से अरब और फारसी जहाज नियमित रूप से आते जाते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास किए। उसने अरब और चीन तक व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित बनाने के आदेश दिए। उसके प्रयोगों से भले ही अर्थव्यवस्था अस्थिर हो गई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान एक बड़े बाजार और उत्पादन केंद्र के रूप में बनी रही। फिरोज शाह तुगलक के समय व्यापार अपेक्षाकृत स्थिर रहा। उसने नहरों और सिंचाई व्यवस्था को सुधार कर कृषि उत्पादन बढ़ाया, जिससे व्यापारियों को अनाज और अन्य वस्तुओं की अधिक आपूर्ति होने लगी। यही कारण है कि विदेशी व्यापारी इस समय भी भारत की ओर आकर्षित होते रहे। सांस्कृतिक आदान प्रदान की दृष्टि से तुगलक युग एक मिश्रित संस्कृति का दौर था। अरब और फारसी प्रभाव दरबार में प्रमुख था। फारसी भाषा को दरबारी भाषा बना दिया गया और साहित्य की अधिकांश रचनाएं इसी भाषा में हुई। साथ ही अरबी और तुर्की प्रभाव भी दिखाई देता है। दरबार में गाने बजाने, कविताएं पढ़ने और ज्ञान विज्ञान पर चर्चाएं आम थीं। विदेशी यात्रियों जैसे इब्न बतूता ने भारत आकर यहाँ की संस्कृति को देखा और अपने देश में उसका प्रचार किया। इब्न बतूता ने लिखा कि भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय अपनी अपनी परंपराओं में जीते हैं और कभी कभी एक दूसरे की रस्मों से प्रभावित भी होते हैं। उसने ये भी कहा कि भारत की सांस्कृतिक विविधता उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तुगलक वंश के समय हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच संवाद बढ़ा। सूफी संतों और भक्ति आंदोलन के संतों ने आपसी मेलजोल की राह दिखाई। दिल्ली और आसपास के इलाकों में सूफी दरगाहें और हिंदू मंदिर दोनों ही सक्रिय केंद्र थे, जहां लोग आध्यात्मिक शांति पाने जाते थे। इस युग में स्थापत्य कला भी सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रतीक थी। तुगलक की इमारतें इस्लामी स्थापत्य से प्रभावित थीं, लेकिन उनमें भारतीय तत्व भी दिखाई देते थे। उदाहरण के लिए पत्थरों का उपयोग, मेहराबों और गुंबदों की बनावट विदेशी शैली की थी, जबकि आधारभूत ढांचा और सजावट में भारतीयता झलकती थी। वैवाहिक संबंधों और व्यापारिक सांस्कृतिक संपर्कों का समग्र प्रभाव ये हुआ कि तुगलक वंश का शासन केवल एक राजनीतिक इकाई न रहकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध हुआ। ये वंश उस समय की दुनिया को ये संदेश देता रहा कि भारत केवल एक भूभाग नहीं, बल्कि संस्कृतियों और व्यापारिक मार्गों का संगम है। तुगलक वंश की वह गाथा, जो गयासुद्दीन तुगलक की वीरता और दृढ़ता से शुरू हुई थी, धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ रही थी। समय के साथ जैसे जैसे साम्राज्य फैला, वैसे वैसे उसकी पकड़ ढीली होती गई।
एक ओर महत्वाकांक्षी प्रयोगों ने जनता को थका दिया, दूसरी ओर बार बार राजधानी बदलने और कर नीति की असफलताओं ने किसान और व्यापारी दोनों को विद्रोह की ओर धकेल दिया। फिरोज शाह तुगलक के समय में व्यवस्था थोड़ी स्थिर हुई, परंतु ये स्थिरता असली शक्ति का प्रतीक नहीं थी, बल्कि बुरे शासक के सहिष्णु स्वभाव और धार्मिक झुकाव का परिणाम थी। उसकी मृत्यु के बाद तुगलक वंश टूटे हुए स्तंभ की तरह ढहने लगा। फिरोज शाह की मृत्यु 1388 के बाद उसके उत्तराधिकारियों में आपसी संघर्ष छिड़ गया। उसके पुत्र और पोते आपस में ही दिल्ली की गद्दी के लिए लड़ने लगे। दरबार के अमीर और सरदार किसी एक शासक के प्रति वफादार न रहकर अवसरवादी बन गए। जब जब कोई नया सुल्तान सत्ता में आता, वे तुरंत पक्ष बदल लेते। परिणाम ये हुआ कि शासन की प्रतिष्ठा बिल्कुल गिर गई। तुगलक वंश के उत्तराधिकारियों में गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, अबू बकर शाह, नासिरुद्दीन महमूद शाह, मोहम्मद शाह और नासिरुद्दीन महमूद जैसे कमजोर शासक गद्दी पर बैठे। इनकी शासन अवधि छोटी छोटी रही और किसी में भी साम्राज्य को संभालने की क्षमता नहीं थी। दिल्ली सल्तनत, जो कभी अरब से लेकर बंगाल तक प्रभाव रखती थी, अब केवल दिल्ली और उसके आसपास तक सीमित रह गई। इसी बीच उत्तर पश्चिम से एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ। मध्य एशिया से तैमूर लंग ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली के तख्त पर नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक बैठा था, जो बहुत कमजोर शासक सिद्ध हुआ। तैमूर ने आसानी से पंजाब को पार किया और दिल्ली पर धावा बोल दिया। दिल्ली की सेनाएं उसका मुकाबला न कर सकी और शहर लूट और कत्लेआम का शिकार हो गया। तैमूर ने दिल्ली को उजाड़ दिया, धन दौलत लूटकर समरकंद ले गया और हजारों कारीगरों व कलाकारों को भी अपने साथ चला गया। इस आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत की रीढ़ तोड़ दी। तुगलक वंश के नामात्र के शासक तो बने रहे, लेकिन असल सत्ता दरबार के सरदारों और स्थानीय शासकों के हाथों में चली गई। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद शाह 1394-1412 ही माना जाता है। उसकी मृत्यु के साथ ही वंश का वास्तविक अंत हो गया और दिल्ली की गद्दी पर सैयद वंश का उदय हुआ। तुगलक वंश के पतन के मुख्य कारण थे: 1. अत्यधिक महत्वाकांक्षी नीतियां, विशेषकर मोहम्मद बिन तुगलक के असफल प्रयोग। 2. कर नीति और राजधानी परिवर्तन जैसी योजनाओं से जनता का असंतोष। 3. प्रांतीय विद्रोह और साम्राज्य का विखंडन। 4. कमजोर उत्तराधिकारी और दरबारियों की अवसरवादी राजनीति। 5. बाहरी आक्रमण, विशेषकर तैमूर का आक्रमण, जिसने साम्राज्य की शक्ति नष्ट कर दी। फिर भी तुगलक वंश की कुछ ऐतिहासिक देनें भारत को मिली। इस वंश ने दिल्ली को एक सुदृढ़ राजधानी बनाने का प्रयास किया। उनकी स्थापत्य कला में मजबूती और सरलता दिखाई देती है। तुगलकाबाद किला, फिरोज शाह कोटला और कई मस्जिदें आज भी उनकी याद दिलाती है। नहरों और सिंचाई की व्यवस्था से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल हिंदू मुस्लिम संस्कृति के संवाद का महत्वपूर्ण युग था। सूफी संतों और भक्ति आंदोलन के प्रचारकों ने समाज में मेलजोल और सहिष्णुता का वातावरण बनाया। फारसी साहित्य का विकास हुआ और इतिहास लेखन की परंपरा और सुदृढ़ हुई। इब्न बतूता जैसे विदेशी यात्रियों के विवरण ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किया। इस प्रकार तुगलक वंश की कहानी उत्थान और पतन दोनों की दास्तान है। इस वंश ने सत्ता के शिखर को भी देखा और विनाश की गहराई को भी। उनके प्रयोगों और गलतियों से आने वाले शासकों ने सबक लिया, जबकि उनकी उपलब्धियां भारत की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा बनी। तुगलक वंश का पतन केवल एक वंश का अंत नहीं था, बल्कि दिल्ली सल्तनत के उस युग का अंत था जिसमें सुल्तान की शक्ति सर्वोच्च मानी जाती थी। उसके बाद भारतीय इतिहास नए चरण में प्रवेश करता है।